आज हमें ढंग से समझना है कास्ट सेंसस, जिसको कि अप्रूवल मिल गया है कि अब जो अगला सेंसस होगा भारत में उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस ना सिर्फ डेटा लिया जाएगा पर पब्लिकली डिस्प्ले भी किया जाएगा। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड सेंसस से रिलेटेड या रादर सेंसस से रिलेटेड काफी सारा डेटा समझेंगे, एनआरसी से रिलेटेड चीजें समझेंगे, डीलिमिटेशन क्या होता है समझेंगे। तो जो भी एस्पेक्ट जब सेंसस होगा और उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो किन किन चीजों पे सेंसस से और कास्ट बेस्ड सेंसस से फर्क पड़ सकता है वो सब समझेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अब हमें टच बेस करना है। ठीक है, तो न्यूज क्या है आइए देख लेते हैं। कास्ट सेंसस को अप्रूवल मिल चुका है। अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बोल दिया है कि यस, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विच वाज चेयर्ड बाय पीएम मोदी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस जब भी होगा, एक्सपेक्टेड है 25-26 में होना, पर जब भी होगा तो वो कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं कि सेंसस भारत में हो कब से रहा है, कितने सालों में होता है एटसेट्रा। तो भारत का जो सेंसस है वो एवरी 10 ईयर्स कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो पहला कंप्लीट सिटी बेस्ड सेंसस, एक शहर का कंप्लीट सेंसस पहली बार किया गया और वो ढाका, जो आज हम ढाका बोलते हैं बांग्लादेश में, वो सिटी थी और 1830 में हेनरी वॉल्टर ने करवाया था। That was the first city-based complete census in India, 1830, right? अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो हालांकि नॉन सिंक्रोनाइज था, यानी सब जगह नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूरे कंट्री लेवल पे नेशन वाइड सेंसस सबसे पहली बार 1872 में मेयो के अंडर में हुआ था। ओके, नॉन सिंक्रोनाइज। अगर हम प्रॉपर, जिस तरह से अब हम देखते हैं प्रॉपर सिंक्रोनाइज सेंसस होता है और जहां से हर 10 साल यानी डेसिनियल सेंसस की शुरुआत होती है, तो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस होता है 1881 में और डब्ल्यूसी प्लॉडन के अंडर में होता है और तभी से डेसिनियल साइकिल शुरू होती है, यानी 81 से 91 सो एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, तो ये 3 डेट्स और ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसस के लिए? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस। और सेंसस से जो डेटा आता है उसका एनालिसिस करना, उसको पूरा इंटरप्रेट करना या टेबुलेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिस की होती है। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो सेंसस हम करवा रहे हैं किस कानून के अधिकार, किस एक्ट के अधिकार से करवा रहे हैं? सो सेंसस इज गवर्न्ड बाय सेंसस एक्ट ऑफ 1948, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय इंट्रोड्यूस किया था। क्या सेंसस स्टेट विषय है या यूनियन विषय है? तो यस, इट इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। सो यूनियन सब्जेक्ट है एंड आर्टिकल 246 के अंडर में आता है और ये लिस्टेड है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th शेड्यूल बात करता है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से हैं। शेड्यूल क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो बहुत डिटेल में हम आर्टिकल और पार्ट्स में नहीं दे सकते, उनको हमने शेड्यूल में डाल रखा है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 246 बोलता है यूनियन सब्जेक्ट का पार्ट है सेंसस, लेकिन और कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं वो सब आपको, या स्टेट में आते हैं, कॉन्करेंट में आते हैं, वो आपको 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और इसमें भी आइटम 69 सेंसस की बात करता है कि सेंसस इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। तो 7th शेड्यूल का 69th आइटम सेंसस को यूनियन लिस्ट का हिस्सा बताता है। ओके, तो ये तो बात हुई जनरल सेंसस की। ओके, अब हम आते हैं कि जो कास्ट बेस्ड डेटा है, क्या इसकी डिमांड अभी नई है या पहले से चली आ रही है? नहीं जी, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि आप अपनी पॉपुलेशन को अगर बेनिफिट करना चाहते हैं वाकई में इन ट्रू सेंस में, तो आपको पहले तो उनके डेमोग्राफिक्स पता होने चाहिए कि इंडिया ऑब्वियसली एक डाइवर्स कंट्री है, सब एक सिमिलर इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर पे नहीं आते हैं। तो आपके देश में किस किस लेवल पे कौन कौन लोग रह रहे हैं, कौन कौन से कास्ट सिस्टम को बेस्ड वो रह रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा इन पर्टिकुलर के लिए हम क्या क्या लेकर के आए। सो ये जो डिमांड है ये बहुत समय से चली आ रही है और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको एड्रेस कर चुकी हैं कि जब हम सेंसस का डेटा गैदर करते हैं डोर टू डोर जाके, तो हमें कास्ट वाइज टेबुलेशन भी इंडिया की पॉपुलेशन का बनाना चाहिए। डेटा तो हम ले रहे हैं, पिछले सेंसस में भी लिया था, पर उसको हमने जगत जाहिर यानी कि हमने उसको पब्लिश नहीं किया था, राइट? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर हम कहें
तो ब्रिटिश राज ने कास्ट को सेंसस में पहली बार, कि भाई जब हम सेंसस ले रहे हैं तो कास्ट भी आप अपनी बताइए, ये सबसे पहले कब मेंशन हुआ था? ये 1881 में, जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 1881 से 1931 वाला जो सेंसस वाला टाइम है, तब तक कास्ट वाला इन्यूमरेशन सेंसस के डेटा में देखने को मिलता था कि अपना नाम बताइए, पता बताइए, उम्र बताइए, तो जाति भी बताइए। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, हमें आजादी मिल गई, उसके बाद में हमने कास्ट इन्यूमरेशन को हटा दिया था, एक्सेप्ट एससीज और एसटीज के लिए हमने ये रखा। अगर आप एससी में बिलोंग करते हैं, एसटी में बिलोंग करते हैं तो आप भरिए, वरना हमें आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं नहीं जानना है सेंसस में। ये हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू किया। यहीं पे इस पर्टिकुलर अटैचमेंट में भी आप देख सकते हो कि 1881 से 1931 ब्रिटिश राज ने कास्ट इन्यूमरेशन सेंसस में इंक्लूड किया था। 1951 में इंडिया का जब पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का जब पहला सेंसस हुआ तो हमने इस चीज को हटा दिया, सिर्फ एससी एसटी हमने रखा। 1961 में स्टेट्स को हमने अलाउ किया, ठीक है, हालांकि ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन स्टेट्स को हमने अलाउ किया कि आप जब सर्वे या सेंसस के लिए सर्वे कंडक्ट करें तो आप ओबीसी लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनको सर्टेन बेनिफिट्स देने होते हैं, रिजर्वेशन एटसेट्रा के चलते। 2011 में यूपीए ने कास्ट इन्यूमरेशन सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के तौर पे कि भाई हमें अगर कुछ सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट देने हैं तो हम कास्ट वगैरह देख लेते हैं, डिस्प्ले नहीं करेंगे। 2016 में एसईसीसी ने डेटा पब्लिश किया कास्ट को एक्सक्लूड करके। 2018 मतलब इस तरह से अब फाइनली अगर हम देखें 2011 वाला जो लास्ट सेंसस हुआ था, मैंने आपको बोला कि हमने कास्ट का डेटा लिया था लेकिन डिस्प्ले नहीं किया था। फिर चलते चलते ये डिमांड चलती रही कास्ट सेंसस होना चाहिए। 2024 में कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड सर्वे किया, कुछ ने रिपोर्ट पब्लिश की, कुछ ने नहीं की, जैसे कर्नाटका ने नहीं पब्लिक की, लेकिन बिहार तेलंगाना ने किया भी और पब्लिक भी की, राइट। तो ये अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड एंड स्टेप्स जो चलते आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया। So caste data was collected in 2011 census, not made public. 1961 में स्टेट्स ने अपना खुद का स्टेट स्पेसिफिक ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए सर्वे कंडक्ट करना शुरू किया। तो अब देखो, जो मैंने बताया कि भाई सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, लेकिन पे अटेंशन, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के हिसाब से स्टेट और लोकल बॉडीज को ये परमिशन होती है, उनको अलाउ किया गया कि आप नेसेसरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कर्नाटका ने डेटा कलेक्ट किया 2019 में, बिहार ने कलेक्ट करके पब्लिश किया 2023 के अंदर, 2015 में कर्नाटका, 23 बिहार। आ गई यहां तक बात समझ में? यस। नाउ इंडिया की तो हमने देख लिया कि हर 10 साल में सेंसस होता है। क्या बाकी सारे दुनिया भर में देश भी ऐसा ही कर रहे हैं, हर कोई 10 साल में सेंसस करता है? नहीं। यूएस की बात करें, यूके की बात करें, 10 साल में सेंसस हो रहा है, लेकिन देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक जापान इज देयर, कनाडा इज देयर, जहां 5-5 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। अब बात आती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जो अथॉरिटी है जिसको 1961 में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, जो कि सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि एनपीआर, दैट इज जो हम बोलते हैं कि नागरिक का रजिस्टर, नागरिक भी नहीं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, इसी पोस्टर पे आओ पहले। सो एनपीआर और सेंसस में क्या फर्क है? सेंसस में भी हम घर घर जाते हैं, डेटा लेते हैं, एनपीआर के लिए भी हम घर घर जाके डेटा गैदर करते हैं, तो सेंसस और एनपीआर में क्या फर्क है, राइट? तो ये समझने के लिए अब हम पहले एनपीआर को समझते हैं, ओके? और एनपीआर को अगर हम समझेंगे तो उसके बाद हम एनआरसी को भी समझेंगे कि कैसे एनपीआर और एनआरसी अलग अलग है। एनआरसी जिसको असम में इंप्लीमेंट कर दिया गया है, राइट, जिसके लिए बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हुआ था। सो ये सारे मुद्दे अब हम समझते हैं, ठीक है? आइए, सो डिफरेंट सेंसस और एनपीआर में समझने के लिए पहले एनपीआर समझना रहेगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि भारत के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं या अगले 6 महीने तक रहने वाले हैं, उनका रजिस्टर है ये। अब आप किसी भी देश के हो, मतलब नहीं है हमें आपकी सिटीजनशिप से अभी कोई मतलब नहीं। अगर आप आज देश में रह रहे हो जिस दिन एनपीआर तैयार किया जा रहा है और अगले 6 महीने तक रह रहे हैं, आपका ऐसा इंटेंशन है, तो आप एनपीआर का हिस्सा बनेंगे। सो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। तो अब देखिए, जब अगला सेंसस आएगा तो एनपीआर भी अपडेट होगा, क्योंकि डेटा अलग अलग नहीं गैदर किया जाता। जब सेंसस के लिए डेटा लिया जाता है तभी एनपीआर को भी अपडेट किया जाता है, ठीक है? तो अब जब नया सेंसस होगा तो एनपीआर भी अपडेट होगा, ओके? और एनपीआर एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाता है एनआरसी के लिए,
क्या है, धीरे धीरे करके समझते हैं। सो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? एक रजिस्टर है जिसमें यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री लिस्टेड होते हैं। यूजुअल रेजिडेंट्स, यूजुअल का मतलब होता है समवन जो कि भारत में रह रहा है एटलीस्ट 6 महीने या उससे ज्यादा, और एटलीस्ट अगले 6 महीने रहने वाला है। ठीक है, तो पिछले 6 महीने रहे हो, अगले 6 महीने रहने वाले हो, बेसिकली 1 साल का ड्यूरेशन मान लीजिए, तो ऐसे इंसानों को यूजुअल रेजिडेंट माना जाता है। यहां आपकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं, आप भारतीय हैं या नहीं है। ओके, और इसमें इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स दोनों शामिल हो जाते हैं। तो ये हुआ एनपीआर। एनपीआर का मेन मुद्दा क्या है? जानना कि कौन कौन लोग रह रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, उनका इनकम स्टेटस कैसा है, तो बेसिकली कौन कौन लोग अभी भारत में निवास कर रहे हैं, ये जानना एनपीआर का पर्पस है। ओके, नाउ इसको लोकल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे तैयार किया जाता है एनपीआर को। पहला नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में प्रिपेयर किया गया था और उसको अपडेट किया गया 2015 के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सेंसस होगा तभी एनपीआर अपडेट होगा, एनपीआर बीच में भी अपडेट हो सकता है, लेकिन सेंसस आता है तो अपडेट किया ही जाता है। अब हम आते हैं एनआरसी पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स भी कहा जाता है इसको, एनआरआईसी भी कह दिया जाता है, एक ही चीज है। तो ये जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स जो है ना, सिर्फ उनका रजिस्टर है। हमने एनपीआर बनाया, हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जिसमें सभी लोग जो भारत में रह रहे हैं वो आ गए। अब उनमें से हम एक और रजिस्टर बनाएंगे मूल भारतीय निवासियों का, जो इंडियन सिटीजन्स हैं। और यहां आएगी अब दिक्कत कि अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये शो करता है आपका जन्म यहां हुआ है, या आपके फोर फादर्स या आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे शो करते हैं कि आप इंडियन हैं, सिटीजन हैं, तो ही आप इस रजिस्टर का हिस्सा बन पाएंगे। ओके, सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 सेंसस के टाइम से बनने लगा है और फर्स्ट रिकॉर्ड है सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स का। तो आप या आपके एंसेस्टर्स इंडियन हैं या नहीं है, एक कट ऑफ डेट के अराउंड वो ये रजिस्टर डिसाइड करता है। इसी से इलीगल माइग्रेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं जो बिना प्रॉपर दस्तावेज के इंडिया में एंटर होकर के रह रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स यहीं से निकाले जाते हैं। और अभी तक इंडिया में इसको फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ असम के अंदर एनआरसी इंप्लीमेंटेशन में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मुझे बताइए एनआरसी जो असम में इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं हैं, वो पूरा एक रजिस्टर बनाया गया था, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या रखी गई थी? कट ऑफ डेट ऑफ एनआरसी विथ रिस्पेक्ट टू असम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड था। इतना मैं हिंट दे देती हूं, तो वो आप मुझे बताएंगे। एनआरसी समझ में आ गया। अब ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। तो देखिए, मैं सेंसस के साथ क्यों पढ़ा रही हूं कि सेंसस आएगा तो एनपीआर बनेगा, एनपीआर बनेगा तो एनआरसी के टुवर्ड्स काम किया जाएगा और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनका पता लगेगा। ठीक है, तो अब एनपीआर और एनआरसी के डिफरेंस देख लीजिए। एनपीआर सभी रेजिडेंट्स को कवर करता है, एनआरसी सिर्फ सिटीजन्स को। एनपीआर में कोई प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है, यहां से लगेगा। इसका मेन काम है प्लानिंग, सेंसस को सपोर्ट करना, तो डेटा हमें चाहिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स ला सकते हैं। यहां पे लीगल सिटीजनशिप आइडेंटिफाई करना, इलीगल माइग्रेंट्स को पता लगाना कौन कौन है। ऑनगोइंग होता है जो एनपीआर है और सेंसस से लिंक्ड होता है। ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है नेशनली, सिर्फ असम के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। लीगल बेसिस अगर आप देखोगे, एनपीआर जो बनाया जाता है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से बनता है, जबकि ये भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से बन रहा है। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन इसमें नहीं है कि अगर हम सिटीजन नहीं हुए तो क्या हमें अलग कर दिया जाएगा, नहीं। लेकिन यस, यहां अगर आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए तो भारतीय सरकार आपके ऊपर कदम उठा सकती है। अब आ जाइए एनपीआर और सेंसस में फर्क। एनपीआर समझ में आ गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो सिटीजनशिप रूल्स जो है उसके तहत एनपीआर बनता है, जबकि सेंसस एक्ट के तहत सेंसस होता है। दोनों का डेटा लिया जा रहा है। ओके, ये एनआरआईसी बनाना एनपीआर का पर्पस है कि आप पॉपुलेशन रजिस्टर बना लो, फिर उससे सिटीजन वाला रजिस्टर बनेगा, जबकि इसका मेन पर्पस कि हम सेंसस काउंट करके अलग अलग क्या कदम उठाएंगे देश के लेवल पे, वो देखना है। देन बर्थ डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगते हैं। यहां पे आपको अपना सिर्फ स्टेटस देना होता है, लिटरेसी, माइग्रेशन एटसेट्रा। डेटा प्रिवेसी यहां कॉन्फिडेंशियल नहीं है एनपीआर में, लेकिन यहां कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है सेंसस के केस में। अगर आप डिस्क्लोज न करें अपने डॉक्यूमेंट्स
तो यहाँ पे आप पनिशमेंट के दायरे में आ सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी सेंसस के केस में नहीं होता है, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहें दे सकते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें बताने की कोशिश की है, ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ ये तो बात हुई सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस, एनआरसी, एनपीआर एटसेट्रा की। नाउ कमिंग ओवर टू डिलिमिटेशन, ये अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक साथ पढ़ाते जा रही हूं, तो एक तरह से ये करंट प्लस स्टैटिक की क्लास हो जा रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो शायद प्रोज एंड कॉन्स पे भी सोच पाओगे, इंटरव्यूज में जब बातचीत करोगे, आंसर्स जब राइट कर रहे होगे तो भी अप्रोच कर पाओगे। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको करीब करीब बराबर पॉपुलेशन के हिसाब से रखना, ताकि जब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है स्टेट असेंबली में, लोकसभा में, तो एक जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन हो। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें 10 लाख पॉपुलेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके अंदर 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और दोनों जगह से अगर एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके हमारे असेंबलीज में, वो स्टेट असेंबली में हो या लोकसभा में हो, जा रहे हैं, तो क्या ये फेयर होगा? नहीं होगा। यहां 10 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां 1 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ना हो, ये सिनेरियो ना हो, हर एक इंसान के वोट की पावर इक्वल रहे। यहां 10 लाख लोग मिलकर के एक इंसान चुन रहे हैं तो इनकी वोट की पावर कम हो गई है, यहां इनकी पावर स्ट्रांग है, तो ये सिनेरियो ना हो, इसके लिए डिलिमिटेशन किया जाता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको इस हिसाब से बांटा जाता है कि लगभग लगभग सेम पॉपुलेशन रहे, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है तो उसको सब डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो वहां से ज्यादा नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको खड़ा किया जाता है, तो ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस है। डिलिमिटेशन का मतलब समझ में आ गया। तो अब जब सेंसस हो जाएगा, जब सेंसस हो जाएगा, वो जब भी हो, 25 में, 26 में, 25 में, 26 में, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दोबारा होगी। अभी इस पे रोक लगी हुई थी, ठीक है, तो वो भी सब आप समझिए कि डिलिमिटेशन क्या होता है, कौन करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, अभी इस पे रोक क्यों लगी हुई थी, स्टे क्यों लगा हुआ था, 2026 के बाद जब ये स्टे खुलेगा तो किस तरह से क्या चीज हो सकती है। आइए लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो डिलिमिटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिससे हम बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें से फॉर एग्जांपल 10,000 लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 1,000 लोग हैं, तो या तो हम इसको तोड़ेंगे या फिर यहां से ज्यादा लोग खड़े करेंगे कि यहां से एक ही प्रत्याशी होगा, वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही होता है, तो हम बेसिकली इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो बराबर बराबर रहे, राइट। तो बाउंड्रीज को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रीडिफाइन करना कि नहीं, ये इतनी बड़ी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी इतनी पॉपुलेशन की, इसको तोड़ो, ओके, यहां से 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाओ ताकि हर जगह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, ताकि पॉपुलेशन चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सके। तो इसको कहा जाता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, और जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। आ गई बात समझ में? बाउंड्रीज इसलिए एडजस्ट की जाती हैं ताकि सिमिलर नंबर ऑफ वोटर्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिले, और उसके हिसाब से जो स्टेट असेंबली या लोकसभा है हर जगह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ओके, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सेंसस अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद कितनी बार हो चुका है? 7 टाइम्स। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कितनी बार हुई है? 4 बार, ठीक है। तो हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए हर सेंसस के बाद, लेकिन हमने क्योंकि इस पे रोक थी, स्टे थी, इसलिए नहीं हुआ। 52 में हुआ, 53 में हुआ, 73 में डिलिमिटेशन हुआ है। 2002 के अंदर मैं अभी बताऊंगी कि सिर्फ बाउंड्रीज रीडिफाइन हुई थी, अभी देखते हैं इसको भी। नहीं, हुआ था, ठीक है, 2002। ये 4 बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है और 7 बार सेंसस कंडक्ट हो चुका है। लास्ट डिलिमिटेशन 2002 में जो हुआ था उसमें सिर्फ बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया था, नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा में होती हैं या स्टेट असेंबली में होती है उनमें चेंज नहीं किया गया। मान लीजिए कि हमने बोला कि उत्तर प्रदेश से, फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से 8 प्रत्याशी चुन करके या जीत करके आ सकते हैं, और वहीं मैं बोलूं कि गोवा से 1 आ सकता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो डिलिमिटेशन क्या करेगा? जब वापस से सेंसस होता है, पूरी पॉपुलेशन का काउंट रिवाइज होकर के आता है, आपको पता भी चलता है एससी पॉपुलेशन कितनी है, एसटी कितनी है, उनको भी रिजर्वेशन होता है क्योंकि हाउसेस के अंदर। तो आप डिलिमिटेशन से क्या करते हो? नंबर ऑफ सीट्स चेंज करते हो। यूपी की सीट बढ़ानी है या कम करनी है, गोवा की सीट बढ़ानी है या कम करनी है, ये डिसाइड कैसे होता है? सेंसस के डेटा के बेसिस पे होता है। ओके, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यही करती है कि कितनी सीट्स कौन से स्टेट को देनी है, राइट। 2002 के अंदर
एडजस्टमेंट सिर्फ बाउंड्रीज का हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन किया गया, नंबर ऑफ सीट्स में चेंज नहीं लाया गया। एम आई मेकिंग सेंस टू यू पीपल? यस। सो नंबर ऑफ सीट्स को चेंज किए बिना 2002 में सिर्फ डिलिमिटेशन बाउंड्रीज का किया गया, और ये जो नंबर ऑफ सीट्स का बेसिस था वो 1971 सेंसस ही रखा गया। ओके, नाउ 2001 सेंसस सिर्फ स्टेट असेंबलीज के लिए किया गया। ओके, स्टेट असेंबली के लिए 2001 सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन रहा, और लोकसभा में 1971 सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन रहा। समझ में आता जा रहा है, राइट? ओके, नाउ एक्सपेक्टेड चेंजेस। अभी तक की कहानी है, यहीं पे मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, एक और चीज पहले समझ लो। ओके, यहां पे आइए, 42nd एंड 84th अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा एग्जाम के अंदर। 42nd अमेंडमेंट और 84th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में और 84th अमेंडमेंट आया था 2001 में, और जिसने फ्रीज कर दिया था डीलिमिटेशन को अंटिल आफ्टर 2026। सो 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, जो भी होगा 2026 में या उसके बाद जो भी पहला सेंसस होगा, तब से डीलिमिटेशन वापस ऑन किया जाएगा। अब इसका रीजन समझना, ठीक है? ये क्यों किया गया? देखो, ये मेजर एक जो पॉलिटिकल डिवाइड आता है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में आता है। नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? जहां ज्यादा पॉपुलेशन, यानी वहां के ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए लोकसभा की मैं बात कर रही हूं, तो यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के अंदर। वहीं पे अगर मैं बोलूं कर्नाटका है, वो अगर काम कर रहे हैं, विच इज गुड, कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी बोलती है ब्रिंग द पॉपुलेशन इन कंट्रोल। अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा कम हो जाएगा डिलिमिटेशन के हिसाब से। तो सरकार ने ये डिसीजन करवाया कि भाई, ये अमेंडमेंट लाए गए 42nd एंड 84th कि यस, इन द फेवर ऑफ नेशंस वेलफेयर हमें पॉपुलेशन रिड्यूस करनी है। लेकिन क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट पॉपुलेशन ज्यादा बेहतर रिड्यूस कर पा रहे थे कंपेयर टू लाइक कर्नाटका, कंपेयर टू स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, तो इसका फायदा नहीं होना चाहिए। अगर आप देश हित में पॉपुलेशन कम नहीं कर रहे हो, तो इसका फायदा आपको पॉलिटिकल डोमेन में नहीं दिखना चाहिए, लोकसभा में आपकी सीट नहीं बढ़नी चाहिए, राइट? और इसके लिए 76 में और 2001 में डिसीजन लिया गया, पहले इस 42nd अमेंडमेंट से और 84th अमेंडमेंट से, कि 2026 के पहले तक हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, जो सीट जैसी है वैसी ही रहेंगी। किसी की पॉपुलेशन कम हो या बढ़े, उसका फर्क आपकी सीट्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, अब जब 2026 का सेंसस होगा तो वापस से डिलिमिटेशन होगा, और हो सकता है कि नॉर्दर्न इंडियन कुछ स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनके फेवर में चीजें जा सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब आ जाइए यहां पे। सो एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हैं? जो भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आएगी 2026 सेंसस अगर होता है, तो उसके हिसाब से वापस से एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे लोकसभा में सीट्स के अंदर। ठीक है, उस समय कैसे क्या होता है देखते हैं। सो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की। कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 82 बात करता है री एडजस्टमेंट्स ऑफ सीट्स की आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करके सीट्स को एडजस्ट किया जाना चाहिए। जिस स्टेट में जितनी जनता पॉपुलेशन निकली है, उतने उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना चाहिए उस स्टेट का। कहीं से 1 सीट आएगी, कहीं से 10 आएंगी, कैसे डिसाइड करोगे? पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे। तो ये आर्टिकल 82 बोलता है। 2 अमेंडमेंट हमने देख लिए जिसने अभी रोक लगा रखी है, ताकि लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एनकरेज कर सकें। वरना सियासी दावपेच के चलते स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मत करना, हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया। 2026 सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस जो भी होगा वो रेफरेंस की तरह काम करेगा और रीएडजस्टमेंट होगा इस आर्टिकल के बेसिस पे।